ये एफडीएम का चेहरा, एफडीएम का कैंडिडेटर, ये इशू हमारे सामने बिल्कुल नहीं। और जब तक मेरी सोच है इसकी आवश्यकता होती है, मगर बिना आवश्यकता भी देश चला है। ये जो अजीत पवार या और साथियों के बारे में अब न्यूज चला रहे, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं। पार्टी आज महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख है और इसके लिए जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है। आज उनके ऊपर वहाँ की जिम्मेदारी है। प्रफुल्ल पटेल या सुप्रिया पवार, इनका जो सिलेक्शन किया गया, इनके पास ऐसी कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी, तो समझ लेने के लिए उनकी तैयारी थी। और इसलिए कोई नाखुश है, कोई खुश है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि एनसीपी के 15वें स्थापना दिवस के खास मौके पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बड़ा ऐलान किया। पार्टी को नए कार्यकारी अध्यक्ष मिल गए। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को लेकर यह ऐलान कल एनसीपी चीफ ने कर दिया, जिसके बाद हर किसी के मन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिसके चलते अब महाराष्ट्र में फिर से तख्ता पलट होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 38 दिनों में हमने एनसीपी को लेकर दो ऐसी बड़ी चीजें देखी जो वाकई में एनसीपी की पूरी रूपरेखा को बदलने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही शरद पवार ने एनसीपी चीफ के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को काफी ज्यादा गरमाया। हालांकि पार्टी के नेताओं के मनाने के बाद शरद पवार ने अपने इस्तीफे के ऐलान को वापस ले लिया, जिसके बाद शरद पवार ने यह दावा किया कि अब वो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे, जिसे लेकर उन्होंने ये भी कहा कि वो सुप्रिया सुले पर अब भरोसा जताने वाले हैं। जिसके बाद लगातार सुप्रिया सुले को एनसीपी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर सुप्रिया सुले एनसीपी की नई उत्तराधिकारी बनेगी, क्योंकि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो अजीत पवार का क्या? क्योंकि अजीत पवार लगातार एनसीपी के साथ बने हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अजीत पवार को ही बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन सुप्रिया सुले के हाथ में अब एनसीपी की कमान आने के बाद अजीत पवार का क्या रुख रहेगा, पहले आप वो सुनिए। मी आपल्याला सांगू का, खरं तर आमच्या एक कमिटी केलेली होती। त्या कमिटीमध्ये आम्ही 15-17 जण होतो। आता मला एक्झॅक्ट आकडा माहिती नाही। त्यावेळेस मी सांगितलेलं होतं, त्यावेळेस आम्ही 2 निर्णय घेतलेले होते। एक तर पवार साहेबांनी राजीनामा मागं घ्यावा आणि मागं घेऊन मी असं सुचवलेलं होतं की त्याच्यामध्ये कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून सुप्रिया सुळेंना तिथं घ्यावं। परंतु त्यावेळेस बाकीचे सगळे म्हटले की आता दुसरा काही विषय वाढवू नका, फक्त पवारसाहेबांचा राजीनामा मागं घेण्याचा विषय तेवढा घ्या आणि विषय संपून टाका। सगळ्यांनी तशाच पद्धतीनं सुचवल्यानंतर मी गप्प, म्हणजे मी म्हटलं की ठीक आहे, शेवटी आपण काम करत असताना डेमोक्रेसी लोकशाहीमध्ये सगळ्या बहुसंख्यांचा मतांचा आदर करायचा असतो आणि त्या पद्धतीनं त्यावेळेस झालेलं होतं। कारण कुठंतरी नवीन लोक पण आले पाहिजेत, नवीन नेतृत्व पण पुढं आलं पाहिजे। आज प्रफुल्लभाई तर अनेक वर्ष, म्हणजे मी 91 साली खासदार झालो, त्याच वेळेस प्रफुल्लभाई पण, आम्ही सगळे एकाच वेळेस खासदार झालो। त्याच्यानंतर मी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आलो। मी काही 6 महिन्यांनी राजीनामा दिला आणि सुप्रिया गेले अनेक टर्म झाले, बारामती लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करते, उत्तम संसदपटू म्हणून अनेकदा तिला नावाजलेलं आहे आणि ती जास्त करून दिल्लीत राहते। तुम्हालाही आठवत असेल की सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्यावेळेस हे जी चर्चा सुरू झाली, आता अजित पवार पण राजकारणात, सुप्रिया सुळे, मग 2 शक्तीस्थळं, 2 केंद्र वगैरे वगैरे वगैरे, परंतु मी त्याही वेळी सांगितलेलं होतं की मी राज्याच्या राजकारणात आहे, त्या देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणामध्ये राहतील
आणि काही मीडियाच्या बातम्या अशा पण चालल्या असं मला काहींनी सांगितलं की अजित पवारांच्यावर कुठलीही जबाबदारी नाही. मीडियाने एक गोष्ट लक्षात घ्यावी, अजित पवारांच्यावर राज्याच्या विरोधी पक्षाची जबाबदारी आहे आणि मी माझ्या विरोधी पक्षाची जबाबदारी पार पाडतोय. त्याच्यामुळं कारण नसताना गॉसिप म्हणजे काही जण ग्रुप बसल्यानंतर गॉसिप चालतं हे मला माहिती होतं, परंतु अशा प्रकारे मीडियामध्ये देखील गॉसिप केलं जातं हे मला पहिल्यांदाच अनुभवायला मिळालं. पण दादा, तुम्हाला कुठल्या राजकारणामध्ये इंटरेस्ट आहे? महाराष्ट्रातल्या का महाराष्ट्रातल्या बाई तुला आता एक स्टॅम्प पेपर आणणार आहे, हिला लिहून देतो मी प्रत्येक वेळेस सांगत आलेलो आहे की मला महाराष्ट्रातल्या राजकारणात इंटरेस्ट आहे. अनेकदा तुमच्यासारख्या मीडियाच्या सहकाऱ्यांना प्रश्न विचारल्यावर राष्ट्रीय पातळीवरचे प्रश्न असतील त्यावेळेस सहसा मी सांगतो राज्याचे प्रश्न मला विचारा, राष्ट्रीय पातळीवरचे प्रश्न तुम्ही आमचे राष्ट्र. तो देखा आपने किस तरह से अजीत पवार ने साफ तौर पर इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये समर्थन आखिरकार अजीत पवार कब तक देते हुए नजर आएंगे. वहीं दूसरी ओर शरद पवार, जी आपको बता दें कि शरद पवार ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की टेंशन बढ़ना लाजमी है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही विधायकों की नाराजगी से काफी ज्यादा परेशान है. ऐसे में शरद पवार का ये बड़ा ऐलान शायद शिंदे की सरकार पर खतरा बनने वाला है. क्या कुछ कहा शरद पवार ने, अब आप वो. ये पीएम का चेहरा या पीएम का कैंडिडेट, ये इश्यू हमारे सामने बिल्कुल नहीं. और जब तक मेरी सोच है इसकी आवश्यकता होती है, मगर बिना आवश्यकता भी देश चला सकता है. इसका एक ही एग्ज़ाम मैं आपको दूंगा. 1976-77 में किसी को फॉरगेट नहीं किया था. तब मिलकर चुनाव के बाद जनता पार्टी हो गई. जनता पार्टी होने के बाद जो चुनते रहे इन लोगों ने मोरारजी देसाई का सिलेक्शन किया था और उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी थी. ये 1977 में तय हो सकता है, तो अभी भी से तय हो सकता है. और जो नॉन लीडरशिप पार्टी के नेता है उनका ओवरऑल थिंकिंग जो है, फाइनल क्या होगा ये आज मुझे करना ठीक नहीं, पटना में हम डिस्कस करेंगे. मगर सोच पक्की ये है कि लोगों के सामने एक विकल्प दे, वो विकल्प हम मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे तो हो सकता है. और इसमें जो रिजल्ट आएगा इससे आगे की बात हो सकती है. दोनों में से ही कोई अध्यक्ष होगा, प्रफुल्ल पटेल या नहीं, ये अभी जगह खाली नहीं होता. जब जगह खाली हो जाएगी तब सोचेंगे ना. ये जो अजीत पवार या और साथियों के बारे में आप न्यूज़ चला रहे, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं. ये बात है कि वहाँ के बॉम्बे के अखबार में बात चली है कि दो लोग खुश नहीं. एक जयंत पाटिल आज महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख है और इसके लिए जिम्मेदारी इनके ऊपर है. अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आज उनके ऊपर वहाँ की जिम्मेदारी है. प्रफुल्ल पटेल या सुप्रिया पवार, इनका जो सिलेक्शन किया गया, इनके पास ऐसी कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी, तो समझ लेने के लिए उनकी तैयारी थी. और इसलिए कोई नाखुश है कोई खुश है, ये बात बिल्कुल गलत है. जो यहाँ सिलेक्शन हुआ, इनका नाम सब सीनियर लोगों ने फिर से 1 महीने से हमारे सामने लिया था. उसका निर्णय आज हो गया. सर, महाराष्ट्र के दूल्हे में पिछले दिनों भगवान राम की तरफ से मूर्तियां अरे रुको
इसको लेकर के आज बीजेपी के वर्कर जनरल नाम की नई लिस्ट में लिख करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखा आपने, सुना। अब जिसके बाद लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शरद का ये मास्टर स्ट्रोक क्या वाकई में शिंदे की सरकार को गिराने का काम करेगा, या फिर यहाँ पर शरद पवार कोई अलग ही रणनीति बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि सुप्रिया सूले के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अजीत पवार का क्या अजीत पवार सुप्रिया सूले के साथ ऐसे काम कर पाएंगे? हालांकि बीते काफी समय में देखने को मिला कि अजीत पवार और शरद पवार के रिश्ते में खटास आई, जिसकी वजह से दोनों के बीच नाराजगी भी थी। लेकिन आज अजीत पवार ने जिस तरह से इस फैसले का समर्थन किया, अब ऐसा लग रहा है कि शायद अजीत पवार कोई अलग ही रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो मास्टर स्ट्रोक शरद पवार ने अब एंड वक्त पर खेल दिया है, इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से पड़ता हुआ दिखाई देगा। कि शरद पवार का नाम जिस तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है, क्या इसीलिए शरद पवार ने ये बड़ा खेल किया है? और क्या अब इस मास्टर स्ट्रोक के बाद शिंदे की सरकार गिर जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।